हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 148 सुनील पांडे का सीक्रेट बॉस। शौर्य देर रात सुनील का चैप्टर क्लोज करके अपने घर पर लौट आया था। दूसरे दिन सुबह सुबह मीडिया में खबर फैल गई थी कि गीतांजलि कॉरपोरेशन ने इज न्यूज चैनल को खरीद लिया है और सुनील पांडे रातों रात देश छोड़कर चले गए हैं। ये न्यूज देखकर जामवाल दादाजी ने शौर्य की पीठ थपथपाई। उसके बाद शौर्य कशिश को लेकर एज मीडिया हाउस के ऑफिस पर चल गया। यहाँ पहुंचते ही शौर्य ने पूरे स्टाफ की मीटिंग रखी। मीटिंग में सभी रिपोर्टरों और कैमरामैन को बुलाया गया था। मीटिंग रूम में आते ही सभी ने सामने शौर्य और कशिश को देखा। वे खुद भी हैरान थे कि उनके मालिक ने अचानक पूरा चैनल कैसे गीतांजलि कॉर्पोरेशन को बेच दिया था। यहाँ मौजूद कई रिपोर्टर्स उसी गुट के लोग थे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर देश को ही भला बुरा कहते हैं। उनके हिसाब से उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सुप्रीम होता है, फिर उसकी वजह से देश भी खतरे में पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शौर्य ने उन सभी रिपोर्टरों को ध्यान से देखा और फिर अपनी जगह पर खड़े होकर बोला, मैं शौर्य अग्निहोत्री आज यहाँ कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए आया हूँ। मैं एक बिजनेसमैन और देशभक्त भी हूँ। मेरे लिए देश पहले आता है, फिर बाकी की चीजें आती है। मैंने कई बार देखा है कि आप में से कई लोग कई बार देश को ही भला बुरा कह देते हो। यहाँ तक कि आप में से कई लोगों ने अपने पुराने मालिक के कहने पर बाहर के देशों को देश के अंदरूनी सीक्रेट्स भी शेयर किए थे, खासकर कारगिल जंग के दौरान और 26/11 के हमले के दौरान। आप जो ये हरकतें कर रहे हो, इस वजह से दूसरे देश हमारे देश को हानि पहुंचा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के बाद हमारा एक भी रिपोर्टर ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जो देश के खिलाफ हो। और दूसरी बात, इस चैनल पर आज के बाद कोई भी झूठ परोसा नहीं जाएगा। फिर शौर्य ने एक गहरी सांस ली और बोला, आपके चैनल के कई सेगमेंट्स गलत होते हैं जो पूरी तरह से प्रोपोगंडा बेस होते हैं। इसके बाद आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करेंगे। तभी एक रिपोर्टर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर शौर्य, हम एक बार सुनील पांडे जी से बात करना चाहते हैं क्योंकि हमें ये बिल्कुल सच नहीं लग रहा है। हमारे मालिक कभी भी अपना चैनल नहीं बेचेंगे। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और बोला, अरे विजय जी, आप तो बहुत बड़े रिपोर्टर हैं। वैसे तो आपके पास आपके पुराने मालिक का फोन नंबर होगा, तो प्लीज कॉल कीजिए, उसके लिए मेरे परमिशन की क्या जरूरत है। ये सुनकर विजय का मुंह बन गया। फिर वह धीमी आवाज में बोला, हम तो उन्हें सुबह से फोन कर रहे हैं पर उनका फोन नहीं लग रहा। ये सुनकर शौर्य बोला, ये आपकी समस्या हो सकती है, इस बात पर मैं क्या कह सकता हूँ। ये सुनकर विजय और उसके साथियों का मुंह और ज्यादा उतर गया। तभी एक लेडी रिपोर्टर खड़ी हो गई और बोली, सर, आपके विजन तो बहुत अच्छा है, पर मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती कि हमने दुश्मन देशों को मदद की है। आप हमारे टीम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ये सुनकर शौर्य हंसा और बोला, चलिए फिर मैं एक बात बताता हूँ। सोचिए आप अपने घर में है और कोई दूसरे घर के अंदर से आपको कैमरे के मदद से अपने घर केंद्र बैठकर देख रहा है। वो आपको हर एंगल से देख सकता है, यहाँ तक कि आपके बाथरूम के अंदर भी। तो क्या करेगी आप इस बात पर। ये सुनकर वह लेडी बोली, मैं उसका जीना मुश्किल कर दूंगी, उसे मैं पुलिस में दे दूंगी। शौर्य ने ये सुनकर तालियां बजाई और बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, पर आपके लोगों ने भी हमारे देश की प्राइवेसी को बाहर कैमरे के जरिए दिखाया, तो आपके साथ क्या करना चाहिए अब। शौर्य का जवाब सुनकर उस लेडी रिपोर्टर की बोलती बंद हो गई। तभी एक और आदमी खड़े होकर बोला, सर, हम मीडिया वाले हैं, तो एक मीडिया कर्मी होने के नाते ये हमारा धर्म है कि हम सच को सभी के सामने लाए, फिर उससे देश का नुकसान हो या फायदा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर शौर्य को गुस्सा आया और उसने उस आदमी को देखा और अपनी गन निकलकर उसके माथे पर गोली मार दी। वो आदमी मर गया। वहां मौजूद लोगों की सांसें अटक गई थी। उनके हाथ पैर अचानक ठंडे पड़ गए थे। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। तभी उन्हें शौर्य की ठंडी आवाज सुनाई दी, जो उन्हें किसी शैतान की आवाज की तरह लग रही थी। धर्म क्या होता है? सिर्फ सत्य और न्याय ही धर्म होता है। इस धर्म के ऊपर कोई और धर्म नहीं होता है। तुमने जो कहा कि तुम्हारे पत्रकारिता धर्म के आगे कोई देश नहीं होता, तो ये गलत है। सबसे पहले देश आता है। देश है तो तुम हो और उसके बाद आता है तुम्हारा धर्म, जिसका पालन करने के लिए देश का कानून तुम्हारे साथ है।
इसलिए मैंने कहा कि देश से संबंधित न्यूज अगर वह देश के एकता और अखंडता को हानि पहुंचाती है तो उसे दिखाओ मत। उस वजह से तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होगा, मगर तुमने अगर ऐसी न्यूज को दिखाया जिस वजह से किसकी भावनाएं आहत हो जाती हो या फिर देश टूट जाता है तो उसका असर तुम पर भी हो सकता है। इसीलिए मैं फिर एक बार कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो देश के खिलाफ मत बोलना। हाँ, पर आप लोग सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बिंदास बोल सकते हो, और अगर कोई आपको धमकाए तो मुझे कह देना, मैं उसे उसी वक्त इस बेवकूफ की तरह सीधा नर्क का रास्ता दिखा दूंगा। शौर्य ने इतना कहकर रिपोर्टर्स को इनडायरेक्टली धमकाया था। सभी रिपोर्टर्स ने अपना सिर नीचे झुका लिया। शौर्य ने उसके बाद उन लोगों को बाकी की बातें समझाई। इस पूरे मीटिंग के दौरान वह लाश वहीं पड़ी रही। इस रिपोर्टर को मारने का कारण सिर्फ उसकी जुबान नहीं थी, बल्कि उसके अंदर मौजूद काला साया था। ये कली द्वारा छोड़ गया था। कल रात शौर्य ने ये साया सुनील के अंदर भी देखा था। इस बात से एक बात साफ हो चुकी थी कि इस युग में कली सिर्फ बुरे लोगों के अंदर ही नहीं था, बल्कि इन व्हाइट कॉलर लोगों के अंदर भी मौजूद था। सभी ने शौर्य के सामने मुंह का छू नहीं किया और उसकी सारी ऑर्डर मान ली। दूसरी ओर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने सामने चल रही न्यूज को देखकर हैरान और परेशान था। उसने अपने हाथ का टीवी का रिमोट फेंक कर टीवी पर दे मारा और चाइनीज भाषा में गालियां देने लगा। टीवी पर जो न्यूज थी वह एज न्यूज चैनल को खरीदे जाने की थी। उसने दांत पीसते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, गीतांजलि कॉरपोरेशन, मैंने आज तक तुम लोगों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तुम लोग सीधा मेरे काम में टांग अदाने आ गए हो। मैं इसका हिसाब बराबर करके रहूंगा। उस आदमी ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया और कुछ चाइनीज भाषा में बताया और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। इधर मीडिया हाउस से बाहर शौर्य जब गाड़ी में बैठ गया तो कशिश बोली, सर आपने उस रिपोर्टर को बेवजह मार दिया, अब उसके घर वाले क्या कहेंगे? क्या आप उस आदमी को भी मार सकते हो जो आपके खिलाफ सिर्फ कोई बात भी बोल दे? ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और अपनी उंगली कार के बाहर की तरफ की। जब कशिश ने मुड़कर देखा तो वह मरा हुआ रिपोर्टर अपने कपड़े बदलकर चुपके से उनके गाड़ी के पास आ गया। उसने आते ही शौर्य के हाथ में एक पेन ड्राइव दे दिया और बोला, सर ये रहा सारा सीक्रेट डेटा जो आपको बहुत काम आएगा इस चैनल को चलाने के लिए। चलो आज के बाद मैं फिर अपने नए मिशन पर जा सकता हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ये सुनकर शौर्य ने गाड़ी से एक बॉक्स निकाला और उस रिपोर्टर के हाथ में दे दिया और बोला, एजेंट करण, ये रहा आपका दिवाली बोनस और अवार्ड इतनी अच्छी एक्टिंग के लिए। करण ने वह बॉक्स ले लिया और वहां से मुड़कर चला गया। इस वक्त कशिश का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले जिस आदमी को गोली मार दी थी वह उनके सामने जिंदा खड़ा था और वह शौर्य को थैंक्स बोलकर चला गया था। शौर्य ने काशी के हैरानी भरे चेहरे को देखा और बोला, ओ मैडम, कहाँ खो गई हो? ये आईबी का एजेंट है जिसे इस चैनल पर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया था, और अब ये चैनल मेरा हो गया है तो अब उसे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। तो मैंने मेरी एंट्री और उसकी एग्जिट को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए ये एक नाटक किया जिसमें सांप भी मरा और मेरी लाठी भी नहीं टूटी। शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनकर कशिश और भी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसने मन ही मन सोचा, मेरा बॉस किसी भी एंगल से इंसान नहीं लगता, मानो वो कोई डेविल हो। तभी चेन्नई के एक आलीशान ऑफिस के अंदर एक 30 साल के आसपास का लड़का अपने हाथ में फोन पकड़कर उस पर एक ऑडियो क्लिप सुन रहा था। ये वही क्लिप थी जिसके अंदर शौर्य और सुनील पांडे की बातें रिकॉर्ड हुई थी। उस लड़के ने इस क्लिप को सुबह से 10 बार सुना, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, क्योंकि कल रात से सुनील पांडे गायब हो चुका था और इस लड़के ने उसे सुबह से कई सारे फोन और मैसेज किए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि सुनील पांडे का फोन बंद आ रहा था। उस लड़के की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके लंबे बाल बार बार उसके हैंडसम चेहरे पर आ रहे थे। आखिर परेश होकर उसने अपने बालों को जोर से खींचा। उसे तेज दर्द महसूस हुआ, फिर उसने खुद को शांत करते हुए बाहर की तरफ देखकर आवाज दी, तंबी जाओ, जाकर मीनाक्षी को बुलाओ, मुझे वो 2 मिनट के अंदर यहाँ चाहिए। तांबी नाम का एक हट्टा कट्टा आदमी दौड़कर नीचे की तरफ चला गया। उसने तुरंत मीनाक्षी को ढूंढा और उसे अपने साथ लेकर तुरंत ऑफिस के अंदर आ गया। मीनाक्षी अपने नाम की तरह बेहद हॉट और खूबसूरत थी। उसने जरूरत से ज्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। उसके शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे और अपनी आंखों पर फ्रेमलेस चश्मा लगाया था। उसे देखकर कई लोगों को सनी लियोन की याद आ जाए। मीनाक्षी ने अंदर ये ही उस लड़के से कहा, गौरव सर क्या हुआ, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया?
मीनाक्षी की आवाज सुनकर गौरव, जो इस वक्त परेश होकर ऑफिस के खिड़की के बाहर अपने कुर्सी पर बिष्ट कर देख रहा था, वह तुरंत मूड गया। पर जैसे ही उसकी नजर मीनाक्षी पर पड़ी, उसका गुस्सा फुर हो गया। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और किसी भूखे भेड़िए की तरह मीनाक्षी पर टूट पड़ा। तंबी इस वक्त सब कुछ कांच के दरवाजे के बाहर से देख सकता था, मगर उसने ऐसा दिखावा किया जैसे वह किसी भी नहीं देख सकता था। लगभग 1 घंटे तक मीनाक्षी के साथ अपनी भूख मिटाने के बाद गौरव बोला, अभी के अभी सुनील का नंबर ट्रैकों पर डालो और साथ ही साथ कल वह आखिरी बार कहाँ गया था और किसके साथ मिला था, मुझे वो सारी डिटेल्स चाहिए। ये सुनकर मीनाक्षी ने अपने कपड़े पहने और तुरंत बाहर चली गई। उसने बाहर आते ही तंबी को देखकर आंख मारी, पर तंबी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मीनाक्षी ने अपनी नाक सिकोड़ ली और वहां से चली गई। इधर शौर्य अपने ऑफिस का काम निपटाकर बाहर निकल आया। फिर उसने अपनी तलवार को बाहर निकाला। उसके ऐसा करते ही तलवार अपनी इंसानी रूप में आए और शौर्य पर उसने हमला कर दिया। फिर वह गुस्से से बोली, धोखेबाज इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भूल जाने की, मैं अब तुम्हारी जान ले लूंगी। शौर्य ने खुद को उससे बचाया और फिर झट से उसके बेहद करीब आया और बोला, तुम रक्त सम्राज्ञी हो, कोई आम तलवार नहीं जिसे मच्छर मारने के लिए भी उपयोग में लाया जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकाला। अगर तुम अभी भी बाहर आना चाहती हो तो मैं तैयार हूं तुम्हें बाहर लाने के लिए। ये सुनकर तलवार ने अपनी नाक एक बार राइट में फिर लेफ्ट में मोड़ दी। फिर गुस्से से बोली, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ मारने के लिए इस्तेमाल करो। एटलीस्ट एक दोस्त के तौर पर तुम मुझे बाहर बुला सकते थे ना, लेकिन तुम्हें अपने फालतू कामों से और परिवार से वक्त मिले तब ना। तभी शौर्य ने अपने कान पकड़ लिए, फिर तलवार के कमर में हाथ डालकर उसे पास खींच लिया। उसकी आंखों में आंखें डालकर शौर्य बोला, तुम तो मेरे अंदर रहती हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले बोर हो रही हो तो मुझे बेझिझक आवाज दे सकती हो। सिस्टम भी तो मेरे साथ बात करती है। तभी सिस्टम की शौर्य के अंदर आवाज आती है, मंदबुद्धि तलवार। ये सुनकर तलवार को गुस्सा आया और वह शौर्य के शरीर एक अंदर चली गई। फिर दोनों लड़कियों की खूब जोरदार लड़ाई हुई, मगर सिस्टम जीत गई। सिस्टम ने ताना मारते हुए उसे कहा, तुम सिर्फ खून बहा सकती हो, बाकी तुम्हें कुछ नहीं आता। अपने मालिक के मर्जी से चलती हो। ये सुनकर तलवार भी बोली, तुम भी तो यही करती हो और इंटरनेट के मदद से सिर्फ डेटा चुराती हो और मास्टर को चिपका देती हो। तुम कौन सा बड़ा काम करती हो? तभी शौर्य ने अपने सिर के अंदर बैठी दोनों लड़कियों को चिल्लाकर कहा, चुप, बिल्कुल चुप। ये मेरा सिर है, कोई मच्छी मार्केट नहीं जो तुम दोनों चिल्लाए जा रही हो। ये सुनकर दोनों लड़कियां शांत हो गई और शौर्य बोला, मैं मानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों से मैंने दिल की बात नहीं की। चलो आज मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगा। शौर्य की बात पर दोनों खुश हो गई और बाहर निकल आई। शौर्य ने देखा सिस्टम आज भी बहुत क्यूट लग रही थी। उसने उसे पकड़ लिया और उसके दोनों गालों को पकड़कर खींचने लगा। उसे इसमें अलग ही मजा आ रहा था। फिर उसने सिस्ट को गोद में उठा लिया और उसके गालों को चूम लिया। सस्ते बेचारी खुद को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ समय बाद वे तीनों एक होटल पर पहुंच गए। ये एक एक्जोटिक होटल था। शौर्य को ऐसे होटल बिल्कुल पसंद नहीं थे, मगर इन दोनों के वजह से वह आज यहाँ आया था। जब शौर्य गेट पर पहुंचा तो गार्ड ने उसे गेट पर ही रोक दिया। उसने शौर्य को एक बार ऊपर से नीचे देखा और बोला, यहाँ आपके लिए एंट्री नहीं है। इस होटल में सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो यहाँ के खाने को अफोर्ड कर सकते हैं। शौर्य ने ये सुना तो उसने एक बार खुद को निहार देखा। उसके कपड़े आज एकदम सिंपल थे। उसने सुबह कंपनी के लिए निकलते वक्त अपने कपड़ों को कंफर्टेबल रखने के लिए जादुई कपड़े को इस तरह मोल्ड किया था। उसके चेक्स वाले कपड़े इतने ज्यादा खास नहीं लग रहे थे। ऊपर से उसकी चप्पल भी एकदम साधारण लग रही थी। उसके पीछे रक्त सम्राज्ञी और बगल में सिस्टम भी खड़ी थी। वे दोनों एकदम परफेक्ट थे, मगर शौर्य की वजह से गार्ड ने उन्हें देखा तक नहीं। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और फिर चुटकी बजाई। उसके ऐसा करते ही उसके कपड़े अपने आप एक अरमानी सूट में बदल गए। उसके पीछे एक हाई एंड रोल्स रॉयस प्रकट हो गई। ये इतना मैजिकल था कि गार्ड का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपनी आंखें कई बार मछली पर सामने का नजारा नहीं बदला। शौर्य ने उस गार्ड को देखा और बोला, तेरे मैनेजर को बोला जब तक तेरा मैनेजर नहीं आता तब तक मैं अंदर नहीं आएगा। अब ये क्या नया कांड शौर्य करने जा रहा है? क्या मैनेजर शौर्य के कहने पर आ जाएगा? क्या शौर्य इस होटल को ही कहीं खरीद न ले? क्या सिस्टम और रक्त सम्राज्ञी अपने पसंद का खाना यहाँ खा पाएगी?